स्टार्ट करते हैं। एक नॉवेल है ताइवान ट्रेवेलॉग, और इसको 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में। इसको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज कहा जाता था। हर साल एनुअली ये अवार्ड दिए जाते हैं। जो फिक्शन से रिलेटेड वर्ड होते हैं उनके ट्रांसलेशन के लिए इनको दिया जाता है। और ये जो ताइवान ट्रेवलॉग है, इसके ऑथर हैं ताइवान के एक राइटर हैं यांग सुजोंगजी, और ट्रांसलेशन का काम किया है लिंग किंग ने। ठीक है। और ये काफी एक हिस्टोरिकल बुक है, जिसमें कि जब जापान ने ताइवान को ऑक्यूपाई कर लिया था 1930s में, उस टाइम के पूरा इसमें जो है वो इवेंट है। और ये पहली नॉवेल है जो कि मैंडरिन चाइनीज में लिखी गई, और इसको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, और इसको ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसके ऑथर और इसका जो हिस्ट्री है। ये ट्राइबल ट्रेवलोग की बात करें तो मतलब इसमें जो घटनाएं पूरी घटी थी उस टाइम पे, जब जापान ने चाइना को जो है ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया था ना, 1895 से 1945 का ये पूरा पीरियड था। तो इसमें काफी सारा कल्चरल एसिमिलेशन हुआ, पॉलिसीज चेंज हुई, रेजिस्टेंस हुआ लोगों की तरफ से, तो इसके बारे में सारा इसमें चीजें जो है वो दी गई हैं। और इस प्राइज में 50,000 पॉन्ड जो है वो एज ए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर मेट्रोलॉजी एंड लीगल मेट्रोलॉजी इन इंडिया। कल 20 मई को मेट्रोलॉजी डे जो है वो मनाया जाता है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ये इनको मतलब मनाए हैं। और इस बार 151st एनिवर्सरी थी। और ये जो कन्वेंशन है मेट्रोलॉजी का, ये सबसे पहले साइन किया गया था पेरिस में 20 मई 1875 को। इस बार का जो मेट्रोलॉजी डे है, इसका थीम है मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। और इसमें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो इंडिया का जो लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क है, कैसे जो है वो बेहतर हुआ है, क्या क्या काम किए हैं इसके में। ठीक है। और इन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ने 40 गवर्नमेंट टेस्ट अप्रूव टेस्ट जो सेंटर्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, और इस पे ये पूरा वेरिफिकेशन वगैरह का काम होता है। इंडिया 13th कंट्री है जो कि ऑथराइज्ड है, यूज करती है, जो कि OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का। और एक इनका पास जो है वो अप्रूव सर्टिफिकेट रहता है। इससे जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो बढ़ते हैं। मेट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, तो मेट्रोलॉजी बेसिकली होता है कि मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट होते हैं, कंज्यूमर से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, उनका एक मेजरमेंट प्रॉपर जरूरी होता है। कि कैसे एक क्या स्टैंडर्ड बनाया जाए कि कितना वेट होगा, कितना लेंथ होगा, कितना हाइट होगा। ठीक है, तो उस सेक्टर पे पूरा जो है वो मेट्रोलॉजी जो है वो इसी चीजों से रिलेटेड सारा वर्क जो है वो देखता है। तो ये एक एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाता है, जो भी माप की और बाट की जो इकाइयां होती हैं कि किस बेसिस पे किसे किलोग्राम क्या है, ग्राम क्या है, कितने उसको जो है वो क्या मानेंगे। और इसका काफी एप्लीकेशन है, हमारी जो पूरी लाइफ स्टाइल है उसमें इनका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। डेली अगर हम देखें तो हम खाने पीने से लेके हर चीज जो है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में होती है, तो वो जो भी क्या है इसका जो है वो एक कैसे जो है वो उस क्वांटिटी को हम मानते हैं, इस पे जो है पूरा मेट्रोलॉजी फोकस करता है। इसमें एक्यूरेट तरीके से जो है वो मेजरमेंट जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा लीगल मेट्रोलॉजी की आजकल जो है वो बात हो रही है, ये भी एक बेहतर जो है वो रोल इसमें पूरा फोकस रहता है कि कैसे एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए, और पब्लिक को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए। मेट्रोलॉजी की बात करें या मेजरमेंट की बात करें, तो ये काफी जो है वो पुराना रहा है। एंशियंट सिविलाइजेशन जो थी वहां पे भी वेट और मेजर जो है वो किए जाते थे। इंडिया में भी काफी पुराना ये पूरा सिस्टम रहा है। इंडिया की बात करें तो यहाँ का जो एंशियंट जो मेट्रोलॉजिकल सिस्टम था वो काफी डेवलप्ड था। और ट्रेड, कमर्स, टैक्सेशन, ज्वेलरी मेकिंग, इसमें एक इसने इम्पोर्टेंट भूमिका जो है वो निभाई है।
और अगर हम पुरानी प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारे टाइम पे काफ़ी सारी थी, जैसे कि जो गोल्ड वगैरह होता था, उसके मेज़रमेंट के लिए रति एक नाप होता था, उसको यूज़ करते थे कि इतनी रत्ती का सोना है, चांदी है। माशा होता था, ये एक हायर यूनिट होता था जो कि कुछ फिक्स रत्ती से बनता था। तोला में हम माप करते थे, कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन के लिए जो प्रेशियस मेटल होते हैं कि कितने तोला का है, जैसे अभी हम ग्राम में करते हैं कि 10 ग्राम गोल्ड है, ठीक है? इसी तरह सियर होता था उस टाइम पे, माउंड और कैंडी, ये सारी जो है वो एंशिएंट टाइप में जो है वो मेज़रमेंट सिस्टम जो है वो इन्हीं से चलता था। और अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो यहाँ पे भी एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम था, जो कि दर्शाता है कि उस टाइम पे भी प्रॉपर तरीके से जो है वो ट्रेड वगैरह होता था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है वो फॉलो किया जाता था। फिर मौर्यन, मतलब जैसे अगर हम इसका पूरा हिस्ट्री देख लें तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कभी-कभी इस तरह की चीजें जो है वो हिस्ट्री से रिलेट करके पूछ दी जाती हैं। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो इस टाइम पे भी एक ऑर्गेनाइज्ड वेट और मेजर का सिस्टम था। और शेरशाह सूरी, इन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर को इंट्रोड्यूस किया। रुपया एज अ कॉइन इन्होंने जो है वो इसको ले आए। तो माना जाता है कि जो मॉडर्न रुपी है वो इसी रुपया से जो है वो बना है। तो यानी कि एंशिएंट टाइम में भी था, मिडवल टाइम में था, उसके बाद से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो और बढ़ी। और जब इंडिया जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो है वो एक्ट्स बने। और अगर इस पर्टिकुलर डे की बात करें तो ये 20th मई को बनाया जाता है, जैसे मैंने बताया। और ये इस दिन 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन जो है वो हुआ था। और इस कन्वेंशन में एक पूरा एक साइंटिफिक फाउंडेशन रखा गया था कि कैसे ग्लोबली एक यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस जो है वो मेट्रिक जो सिस्टम है, मेजरमेंट सिस्टम, उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इस बार जैसे अभी मैंने थीम बताया, फिर ये बताया कि ये डे कब बनता है, फिर फर्दर इंडिया में कैसे-कैसे जो है वो चीज़ें स्टार्ट हुई। इंडिया का जो मॉडर्न मेट्रोलॉजी जर्नी है, ये नए सिरे से शुरू हुआ विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो कि 1947 में बनी। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स मेजर्स एक्ट 1956 आया, जो पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिस्टम को जो है वो एस्टैब्लिश करता था। फिर इंडिया ने जो अपना सिस्टम है उसको और बेहतर किया। फिर इंटरनेशनल जो यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट है, एसआई, इसको अडॉप्ट किया 1877 में। एसआई क्या है? एसआई जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, जिनके बेसिस पे वर्ल्ड वाइड जो है वो मेजरमेंट किया जाता है। ये जो यूनिट्स होती हैं, इनको एक ये साइंटिफिक होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, जो कि चेंज नहीं होती हैं। मतलब 1 किलोग्राम जितना ये इंडिया में मेजरमेंट रहेगा उतना ही यूएस में भी रहेगा, जितना यूरोप में रहेगा उतना ही अफ्रीका में भी रहेगा। तो ये चीजें हैं। लेंथ की बात कर लें तो मीटर या जो किलोमीटर्स हैं, इनका जो एक रेंज है वो हर जगह अक्रॉस द वर्ल्ड सेम रहेगा। फिर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये इमर्ज किया एज इंडियाज नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट। और ये पूरा देखने का काम करता है कि कैसे जो है वो मीटर, किलोग्राम, इनका क्या प्रोटोटाइप जो है वो पूरा बना रहेगा। एक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, ये फाउंडिंग मेंबर है एशियन पैसिफिक मेट्रोलॉजी प्रोग्राम का। तो एशिया रीजन में भी इसमें इसको आगे बढ़ाने में हम बेहतर इसमें काम करते हैं। और ये जो एनपीएल है, इसने एक स्पेसिफिक इनडेलिबल इंक बनाई है, जो हमारे यहाँ कानूनी जब चुनाव होते हैं तो जो हमें इंक लगाई जाती है, ये इन्होंने डेवलप किया है। और ये काफी प्रेस्टिजियस है। हमारे यहाँ से 37 जो कंट्रीज हैं उनके इलेक्शंस में ये इनको भेजा जाता है। तो मतलब इंडिया का जो डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट है वर्ल्ड स्टेज पे काफी ज्यादा है। और इसको यूज किया जाता है। फिर इसके अलावा जो एनपीएल है, इसने इंडिया का पहला सर्टिफिकेशन फैसिलिटी ये जो है वो स्टैब्लिश किया एनवायरमेंटल और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के लिए। तो ये जो भी इसकी जो चीजें हैं ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि कल मेट्रोलॉजी डे था। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके दो आर्टिकल्स हैं, एक थीम पे है जो कि आज की करंट की न्यूज है, बाकी की पूरा कैसे सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ। तो ये भी दोनों ही जो आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि कैसे अ, ये जो हमारा मेजरमेंट है, इससे जो है वो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है,
उसको अचीव करने में मेट्रोलॉजी एक अहम रोल प्ले करता है। और इसमें कहा गया है कि जो एसडीजी है वन, जैसे नो पॉवर्टी, इसको ये सपोर्ट करता है कि कैसे जो है वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रहे, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रहे, कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन रहे, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को भी ये सपोर्ट करता है। मेट्रोलॉजी सिस्टम जो है वो बेहतर करता है, हेल्थ केयर सिस्टम को भी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को भी ये बेहतर करता है। इसके अलावा ये कंट्रीब्यूट करता है एसडीजी 9, जो कि है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को ये सपोर्ट करता है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको। तो चूंकि कल ये डे सेलिब्रेट किया गया है, तो इससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। और मेट्रोलॉजी का जैसे एनपीएल के बारे में पूछ सकता है, या इंक के बारे में पूछ सकता है, या इसके 150 इयर्स हो गए हैं, कब हुए, लास्ट ईयर इसके 150 इयर्स हुए, इस बार 151 ईयर है, इसका थीम क्या है, चीजें ये पूछा जा सकता है। फिर जन विश्वास एक्ट के बारे में भी इसमें बताया गया है कि जन विश्वास एक्ट आया 2023 में, और इसके तहत जो ऐसे लॉस थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती थी, उनको जो है वो कम किया गया, इम्प्रूवमेंट लिया गया है। ठीक है, जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है इसमें अमेंडमेंट किया गया है, और रिफॉर्म्स की वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ा है, जो कंप्लायंस बर्डन था वो कम हुआ है, वॉलेंट्री कंप्लायंस जो है वो इससे बेहतर हुआ है। तो ये सारी चीजें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। फिर केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एक महिला है, उनकी मृत्यु हुई है प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस की वजह से। तो ये डिजीज इटसेल्फ काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बहुत रेयर होती है डिजीज, लीथल होती है, मृत्यु हो जाती है इसमें। और ये जो आपका पैरासाइट है, ये जो अमीबा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, वहां पे इन्फेक्शन होता है। ये पिछले साल भी ये काफी न्यूज में था। प्राइमरी एमेबिक मेनिंजियो एंसेफेलाइटिस ये रेयर होता है, और ये फैलता है, अमीबा है, इसका नाम है नेग्लेरिया फॉलेरी। और ये फ्रेश वाटर जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, यहाँ पे पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन में। और इंडिया में काफी इसके केसेस रिपोर्ट होते हैं। और जो स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं, अगर वो गंदे होते हैं, तो वहां पे भी ये अमीबा जो है वो ग्रो करता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। और ये काफी फैटल होता है, ये सीधे आपके दिमाग को असर करता है। तो यहाँ पे अभी एक जो है वो डेथ हुई है। और ये जो इन्फेक्शन होता है पूरे ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर देता है, इसमें सीवियर हेडेक होता है, फीवर होता है, वॉमिटिंग, स्टिफनेस हो जाती है, सीजर्स आते हैं। जो पर्सन होता है वो बहुत जल्दी कोमा में चला जाता है, फिर उसकी अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे डिजीज वगैरह के नाम या ये किससे फैलते हैं, ये अक्सर जो है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशंस में। और अब अगर हम रिसेंटली देखें, तो काफी सारे वायरसेस भी न्यूज में रहे हैं, जैसे इबोला का आउटब्रेक हुआ ही है, उसके लिए जी भी डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइंस इशू किए हैं। इसके पहले हैंटा वायरस न्यूज में था। तो ये जितनी भी डिजीज वाली चीजें हैं, ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस था पेंडिंग, इसमें चैलेंज किया गया कि जो सेंसस 2027 है ये कास्ट बेस्ड है, तो ये जो है वो इलीगल है। तो इसी पे जो सुप्रीम कोर्ट है इसका रूलिंग आया है, इन्होंने कहा है कि देयर इज नो लीगल इम्पेडिमेंट, मतलब ऐसा कोई भी लीगल प्रावधान नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो कास्ट एनुमरेशन नहीं करा सकती है। और जैसे कि हमें पता है कि इस बार जो है वो सेंसस हो रहा है, और ये जो सेंसस है ये 1931 के बाद से पहली बार जो है ऐसा सेंसस है जिसको जो कि कास्ट बेस्ड हो रहा है, जिसमें पता चले कि ऑल ओवर इंडिया कितनी कास्ट है, क्या चीजें हैं। तो चीफ जस्टिस की बेंच थी, तो इन्होंने जो पिटीशन चैलेंज किया गया था कि कास्ट डेटा को जो है वो फॉल नहीं इसमें करें। तो उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, और ये गवर्नमेंट का एक डोमेन है कि उनको जो है वो अपने चीजों के लिए कैसे वर्क करना है, तो ये उनका एक अधिकार है। और इसमें जुडिशरी की तरफ से कोई इंटरवेंशन जो है वो नहीं किया जा सकता है। और गवर्नमेंट का राइट है कि ये पता करे कि कितने लोग बैकवर्ड हैं, कितने लोगों को वेलफेयर सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि वो बेहतर पॉलिसी जो है वो बना सकें, और ताकि जो जनता है उसके बेहतरी के लिए काम जो है वो हो सके। तो ये है। और जैसा कि हमें सेंसस का आई पता है, सेंसस जो है वो इसके तहत जो भारत के लोग हैं उनकी पूरी गणना की जाती है कि कितने लोग हैं इंडिया में। अभी कास्ट बेस्ड सेंसस हो रहा है, साथ ही साथ हाउस होल्ड सर्वे हो रहा है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको बताना है कि आपकी क्या
कंडीशन है हर घर की। और 2 फेज़ में ये होगा, पहला फेज़ है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का, और इसके तहत हाउस होल्ड कंडीशंस का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर किया जाएगा। सेकंड फेज़ में पॉपुलेशन की गिनती का काम होगा, और इससे डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर और अदर डिटेल्स जो है वो पता चलेगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, मतलब सेंसस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं। और जब डेटा पूरा आ जाएगा हमारे पास, तो उसके बाद सेंसस से हर बार अगर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को उठा के देखा जाए तो 5 to 6 क्वेश्चंस बनते हैं। ये नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है, और इन्होंने एक्चुअली ये क्या कर, इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एक टास्क दिया था एनसीएसएमएन को कि ये जो है ये आते हैं, फंक्शन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत, और इनका था कि जो भी वेटलैंड्स है वहां पे इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन का काम हो किया जाए, ताकि जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको फॉर्मली नोटिफाई किया जा सके, और जो वाटर बॉडीज हैं वो लीगल प्रोटेक्शन में आ सके अंडर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स। तो इसमें ये पूरा सर्वे किया गया, और इसमें बताया गया कि काफी जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं ये वहां के छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर डिविजन्स में हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें तो अहमद है नगर, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं, इसके बाद नासिक में है, फिर चंद्रपुर में है। जैसे महाराष्ट्र के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, हमारे लिए जैसे कि यहाँ पे कि वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स ये क्या है, ये 2017 में आए। इन्होंने रिप्लेस किया 2010 के रूल्स को, और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसके तहत एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया जाता है, जो कि देखती है कि जो भी वेटलैंड्स है उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे उनके कंजर्वेशन का काम हो, और बेहतर तरीके से जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और फर्दर ताकि इसमें जो है वो बेहतर तरीके से चीजें काम हों। और एन नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2011 में, और ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट से जुड़ा है एक प्रोजेक्ट, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो है वो असिस्ट करता है। ये हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है, और पूरा जो कोस्टल इकोसिस्टम है और जो वेटलैंड्स हैं उनको सपोर्ट करने का और मैनेज करने का काम ये करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, और इन्होंने प्रपोज किया है, इन्होंने कहा है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबलीज के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, तो इससे 7 लाख करोड़ जो रुपी है वो बचेगा, और गवर्नेंस जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। उससे इन्होंने कहा है कि जो जीडीपी है उसमें 1.6% का ग्रोथ हो सकता है। और ये काफी एक डिबेटेबल इशू है, वन नेशन वन इलेक्शन। और इसके लिए जेपीसी बना था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कि क्या ऐसा होना चाहिए। तो ये जो जेपीसी बना है इसमें 39 मेंबर्स हैं, जिसमें 27 जो एमपीज हैं वो लोकसभा के हैं, और 12 जो एमपीज हैं वो राज्यसभा के हैं। और ये जो कमेटी है ये रिकमेंडेशन करेगी कि कैसे जो है वो चुनाव हो सकते हैं एक साथ, लोकसभा असेंबली इलेक्शंस के। फिर इसके बाद 100 दिन के भीतर पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटी पोल्स हैं वो भी जो है उनको कैसे करवाया जाए। और ये जो मेंबर्स हैं जेपीसी के, ये मतलब ये पूरा 129th अमेंडमेंट बिल है 2024 का, और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल है, इसको जो है वो पूरा एग्जामिन कर रहे हैं। और अभी ये गुजरात विजिट में है, तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी तरफ से ये बातें जो है वो कही गई। फिर वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपना ओबीसी रिजर्वेशन स्ट्रक्चर जो है उसको रिवाइज किया है, और इन्होंने ऑफिशियली नोटिफाई किया है। एक पूरी लिस्ट है 66 क्लासेस की, जिनको की कैटेगराइज किया गया है एज ओबीसी, ताकि इनको जो गवर्नमेंट स्टेट सर्विसेज है वहां पे जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। और ये कैलकाटा हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उनके कंप्लायंस में इसको किया गया है। और इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी उनका जो रिजर्वेशन सिस्टम था इसको विड्रॉ कर लिया है। और इसके तहत ये जो पहले का सिस्टम था उसमें 10% रिजर्वेशन था ओबीसी ए कैटेगरी के लिए, और 7% था फॉर ओबीसी बी कैटेगरी के लिए। तो अभी ये नए सिरे से इनको ये पूरा लागू करेंगे। जो नोटिफिकेशन इशू किया है वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस
वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसके तहत 66 जो है क्लासेस उनको ओबीसी लिस्ट में रखा गया है और इन्हें सिंगल 7% का जो रिजर्वेशन कोटा है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो पहले का बाइफरकेशन था जिसमें दो कैटेगरीज में जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम को जो है वो बांटा गया था, तो उसको कोर्ट ने भी जो है पहले स्ट्रक डाउन किया था। तो इसी के तहत इनको इन्होंने जो है वो लागू किया है। और अगर हम ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करें तो ये काफी एक पॉलिटिकल इशू है, वहां पे लीगल इशू भी है। और 2010 में जो स्टेट गवर्नमेंट थी इन्होंने सब कैटेगराइजेशन किया था कि ओबीसी के अंदर ही कई और कैटेगरीज बना दी थी इनका डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशन जो है परसेंटेज था। और इसको जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसको कि वहां की जो कोर्ट है उसने स्ट्रक डाउन किया था, मतलब उनको नहीं माना था। इसके बाद अभी जो न्यू गवर्नमेंट बनी है इन्होंने ये लीगल जो है वो एक अपना एक्शन लिया है। फिर मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026 ये शुरू हुआ। और ये उमरोई मिलिट्री स्टेशन है मेघालय में, वहां पे ये हुआ है। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगा। इसमें 12 फ्रेंडली जो नेशंस हैं ये पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे हैं। इसमें है भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम। ठीक है, तो ये एक बेहतर एफर्ट है जिसके थ्रू जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बढ़ाने का प्रयास किया जाता है जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं। तो प्रगति 26 एक एनुअल या बायनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ताकि जो फ्रेंडली नेशंस हैं, फ्रेंडली फॉरेन नेशंस हैं, उनके भी जो डिफेंस टाइज हैं उनको और बेहतर किया जाए। और उमरोई मिलिट्री स्टेशन की बात करें तो ये मेघालय की रिभोई डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। और इंडिया का एक एम है कि हमें जो ईस्ट पॉलिसी है जिसके तहत रीजनल सिक्योरिटी और कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ हम एक बेहतर तरीके से कॉपरेशन करके चीजों को और बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्रगति नाम ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने लॉन्च किया अरुणाचल कीवी। और ये अरुणाचल प्रदेश का यूएसपी रहेगा। इसको कल से मतलब ये आज से जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसमें कीवी के कल्टीवेशन पे फोकस किया जाएगा, कैसे स्टेट में पूरा एक चेन डेवलप किया जाए उस पे काम होगा। जैसे हमें पता है कि इसके पहले और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के तौर पे डेवलप किया जा रहा है जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और इसके तहत अ, जो जैसे कि अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम में जो है वो जिंजर को यूएसपी के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है। नागालैंड में कॉफी को आइडेंटिफाई किया गया है। सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग को, मणिपुर में पोलो हेरिटेज को बढ़ावा दिया जाएगा, असम में मूगा सिल्क को, मेघालय में लाता डोंग टर्मरिक, तो मतलब ये है। तो ऐसे जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रांडिंग की जा रही है, डेवलप किया जा रहा है, इस पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है और इनको प्रमोट किया जाएगा ताकि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इनका जो एक्सपोर्ट है उसको किया जाए इंटरनेशनली, और नेशनल मार्केट में भी इसको जो है वो बढ़ावा दिया जाए इन सारे प्रोडक्ट्स को, ताकि यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनकी स्थिति और बेहतर होगी और पूरे रीजन का जो है वो और विकास हो सकेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट कीवी प्रोड्यूसिंग स्टेट है और ये पहला है ऐसा इस कंट्री में स्टेट जो कि रिसीव इसको मिला है ऑर्गेनिक कीवी सर्टिफिकेशन। ये अंडर द मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के थ्रू इनको जो है वो मिला है। तो इससे जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी इनकम बेहतर होगी और सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो और बेहतर होंगी। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी इनको जो है वो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी तरफ से प्रेस्टिजियस एग्रीकोला मेडल दिया गया है। और इनका FAO का हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, इटली में। प्रधानमंत्री अपने जो 5 देशों की यात्रा पे गए हैं तो लास्ट इनका जो पड़ाव था वो इटली था और यहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, और इन्होंने इसको जो है वो जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं, जो फिश फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनको डेडिकेट किया।
और ये अवार्ड रिफ्लेक्ट करता है कि भारत का एक कमिटमेंट है फूड सिक्योरिटी को बेहतर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना। एग्रीकोला मेडल ये हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि एफएओ के डायरेक्टर जनरल के द्वारा दिया जाता है, जो भी वर्ल्ड लीडर्स और इंडिविजुअल्स होते हैं वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पे बेहतर तरीके से काम करने के लिए। और एग्रीकोला मेडल ये ये नाम दिया गया है रोमन एग्रीकल्चर राइटर थे कॉलुमेला। इनका फुल नेम था लुसियस जूनियस मॉडरेटस कॉलुमेला, या इनको एग्रीकोला भी कहा जाता था, और ये इस्टेब्लिश हुआ 1977। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को दर्शाता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। और इसके पहले ये ब्राजील के प्रेसिडेंट थे लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, इनको मिला था। इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर मेलिस जिनाबे को मिला था। ठीक है, इंडिया का भी एक पार्टनरशिप रहा है एफएओ के द्वारा के साथ, तो इनको भी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये अवार्ड मिला है। तो काफी सारे इनको जो अभी इधर अवार्ड्स मिले हैं, या जो डिफरेंट कंट्रीज में जाने पे वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर्स होते हैं वो मिले हैं, तो ये सारी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी अप्रैल 2026 का इंडिया का कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये आया है, और इसमें बताया गया है कि लास्ट मंथ के कंपैरिजन में जो कि 1.2 था ग्रोथ, अभी 1.7% रहा है। और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसकी अगर हम बात करें तो ये लीडिंग इंडिकेटर है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो कैसे काम कर रही है इन सेक्टर्स में, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं ये बैकबोन होते हैं। और जैसे कि इनमें आता है कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इनका कितना जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इनका मैन्युफैक्चरिंग होती है, इससे इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसके बारे में पता चलता है। तो टाइम टू टाइम ये कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या आईआईपी ये कितना है ये भी पूछा जाता है, जो कि दिखाता है कि ये क्या है। 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इनका जो टोटल वेटेज होता है वो 40% के लगभग होता है। और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं इसमें जो है वो डिक्लाइन जो है वो देखा गया है, जो एनुअल बेसिस होता है उसपे। तो जो एनुअल जो रिपोर्ट होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। मंथली नहीं जनरली पूछा जाता है, लेकिन हाँ एक हमें एक आइडिया रहता है कि हाँ किस तरह से जो है वो चीजें हो रही हैं। और ये जो डाटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो है वो इस डेटा को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा तेजी जो है वो जो लास्ट मंथ रहा है इसमें देखने को मिला है। फिर भारत टेक्स 2026 ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, ये न्यू दिल्ली में होगा 14 जुलाई से 17 जुलाई को। और इसमें इसका एम है कि इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको और बेहतर करना, और इंटरनेशनल बिजनेस को जो है वो इसके थ्रू बढ़ावा देना। तो इसी में जो टेक्सटाइल सेक्रेटरी है इन्होंने एक डेडिकेटेड ऐप लॉन्च किया इसके लिए, और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो इंटरनेशनल जो बायर्स हैं उनको आकर्षित करे। और साथ ही साथ इसमें जो रेलिवेंट सप्लायर्स हैं उनके द्वारा ऑटोमेटिक लिंक किया गया है, जो भी एक्टिविटीज हैं इसको देख सकेंगे समझ सकेंगे। भारत टेक्स ये इंडिया का एक ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम करता है, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पे वर्क करता है। फिर इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है ये 2030 तक जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट करेगा। और ये डायरेक्टर जनरल है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इन्होंने कहा कि जो डिजिटल इकोनॉमी है वो काफी जो है वो आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगी, रैपिडली इसका एक्सपेंशन होगा। जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो तेजी से बढ़ेंगी, ई कॉमर्स और जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स हैं कंट्री में उनका काफी ग्रोथ होगा। और एनसीआईआईपीसी ये ऑपरेट करता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। और इसको स्टैब्लिश किया गया है कि इंडिया का जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि बैंकिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, पावर है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसको और बेहतर किया जाए। और हमारा जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है और हमारा जो यूपीआई सिस्टम है, ये इनका कहना है कि ये इसमें काफी ग्रोथ होगी और जो इकोनॉमी है काफी
तेजी से डिजिटलाइज हो जाएगी। टारगेट है कि 2030 तक जो है ये 20% तक इसको कर लिया जाए। ठीक है, तो एक मेजर जो है वो हम इस सेक्टर में ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे। और अब साथ ही साथ जब ये सिस्टम इतना बेहतर होगा, बढ़ेगा, तो जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, उस पे भी काम करना होगा और कैसे उसको सपोर्ट किया जाए। और जो डेटा का जो लीकेज है, प्राइवेसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उनको भी जो है वो सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, तो ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एनसीआई आईपीसी जैसे इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि क्या है ये और किससे रिलेटेड है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। या डिजिटल इकोनॉमी की जैसे बात करें कि उसका कितना परसेंटेज है, इसमें कैसे ग्रोथ हो रही है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर इंडिया ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में। और जो ब्रॉड गेज नेटवर्क होता है, इसका 99.6% जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ब्रॉड गेज ये एक रेलवे ट्रैक होता है, जिसका की जो है वो 1676 मिलीमीटर जो है वो इसका रहता है, मतलब 5 फीट 6 इंच का ये लंबा रहता है। और ये एक स्टैंडर्ड गेज है जिसको कि भारतीय रेलवे के द्वारा जितना भी इनका रेलवे नेटवर्क है उसमें ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इसका जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है कंप्लीट। और मार्च 26 तक जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, ये 69,873 किलोमीटर्स का पूरा रूट ये हो गया है। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है रेलवे सिस्टम का। और हम जो है वो यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जो है वो इसमें इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में काफी आगे आ गए हैं। अगर देखा जाए कि कितना जो हमारा प्रोपोर्शनल रेलवे नेटवर्क है वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, उस ये एक मेजर अचीवमेंट है। फिर अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा है, एक सबमिशन दिया है कि नो न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुड बी परमिटेड इन द अपर रीचेस ऑफ द गंगा इन उत्तराखंड। कि उत्तराखंड में जो गंगा का ऊपरी गंगा का जो पूरा रीजन है, वहां पे अब न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनेंगे। और एक कॉमन एफिडेविट जो है वो फाइल किया गया 19 मई को मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, जल शक्ति और मिनिस्टर ऑफ पावर के द्वारा। एक यूनिफाइड जो है ये इसमें पोजीशन इसमें क्लियर किया गया, डिक्लेयर किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो नॉट इन फेवर ऑफ परमिटिंग एनी अदर न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मतलब और कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा ये जो पूरा अलकनंदा और भागीरथी रिवर का बेसिन है इसमें। और ठीक है, तो इसमें जो इनका एक स्टैंड था, उससे ये थोड़ा-सा अपना अलग वो किया है। 7 प्रोजेक्ट्स को जो है वो पहले ही इसमें क्लियर किया जा चुका था, जिसके तहत जो है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं। और इसमें 1000 मेगावाट का तिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है, जो कि भागीरथी पे बन रहा है। 520 मेगावाट का तपोवन विष्णु अ, विष्णुगढ़ जो है वो ये धौली गंगा पे बन रहा है। और ये जो है वो जब ऋषि गंगा में फ्लड आया था तो उससे जो है काफी डैमेज हो गया था। इसके अलावा ये 444 मेगावाट का विष्णुगढ़ पीपल कोटी ये अलकनंदा रिवर पे बन रहा है। 99 मेगावाट का सिंगोली भातवारी एक पावर प्रोजेक्ट है। 76 मेगावाट का फाटा व्योम ये मंदाकिनी पे बन रहा है। और उसके अलावा और छोटे छोटे दो जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि 4 की जो है वो कमिश्निंग हो चुकी है। और बाकी जो है इन पे ऑलमोस्ट 80% तक वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब इनको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें काफी सारे इन्वेस्टमेंट हो गया है। ठीक है, बाकी इसको ये काफी विवादास्पद पूरा मतलब रहा है कि इन प्रोजेक्ट से जो है वो काफी खतरा है। और इनकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स, ये जो पूरा विवाद है, ये स्टार्ट हुआ था जब केदारनाथ में 2013 में जून में फ्लड्स आ गए थे। उसकी वजह से 5000 लोगों की जो है वो मृत्यु हुआ हो चुकी थी। उसमें कहा जा रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी वजह से जो डिजास्टर्स हैं वो काफी जो है वो बढ़ते हैं। फिर उसके बाद से एक कमेटी बनी थी, इसमें एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा है एक्सपर्ट
के तौर पे जो है इनको रखा गया था कि एग्जामिन करिए कि जो भी ये जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं इनका क्या इकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है और ये जो रिवर बेसिन्स हैं इन पे क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। इसके अलावा एक और पैनल इस पे बना था, तो इसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट को स्टडी किया। उन्होंने बताया कि हाँ, इनकी वजह से काफी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। तो फिलहाल जो गवर्नमेंट है उसने अपना जो एक वो था उसको चेंज किया है और कहा है कि जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं इन पे जिन पे चूंकि आधे बन चुके हैं और आधे पे काम आधा कंप्लीट हो गया है, तो इसमें के अलावा अब फर्दर और प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनेंगे। इंडिया और यूएई का जो बायलेटरल ट्रेड है ये 100 बिलियन डॉलर को जो है वो क्रॉस कर चुका है। और ये जानकारी दिया यूएई की जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया अब्दुल नसीर अल शानी, और उन्होंने कहा कि भारत और इंडिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है हुआ था। और इसके तहत जो है ये साइन हुआ था फरवरी 2022 में और फोर्स में आया मई 22 में। और इसका जो एम था वो ये था कि टैरिफ्स को कम करना, मार्केट एक्सेस को बेहतर करना, इन्वेस्टमेंट फ्लो को बेहतर करना। तो इसी के चलते जो बायलेटरल टाइज है वो काफी बेहतर हुई है और 100 बिलियन डॉलर का जो मार्क इसको इन्होंने क्रॉस कर लिया है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ये जो है वो इटली के दौरे पे थे और यहाँ पे जो बायलेटरल रिलेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में इसको अपग्रेड किया गया। इसको स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो है अपग्रेड किया गया है। दोनों जो कंट्रीज के जो डेलीगेशन है उनके बीच में बातचीत हुई और 15 एग्रीमेंट्स साइन किए गए कॉरपोरेशन को और बेहतर करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसमें कि एग्रीकल्चर, क्रिटिकल मिनरल्स, आयुर्वेदा, साइंस टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और पोर्ट्स पे जो है वो दोनों कंट्रीज मिलजुल के काम करेंगी। साथ ही साथ नया एग्रीमेंट हुआ है, इससे जो इंडियन नर्सेज हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी टू इटली। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जो स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। इसके अलावा दोनों ने एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा लोथल में। तो जो कल्चरल कॉपरेशन है उसको बेहतर करने पे ये काम करेगा। फिर इसके अलावा टैक्स क्राइम्स को पे वर्क करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पे काम करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा। इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान ये प्रोवाइड करेगा एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक रोड मैप कि कैसे दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन जो है वो होगा। इसके अलावा इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पे काम होगा कि कैसे डिफेंस से के सेक्टर में वर्क किया जाए। और दोनों जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक टाइज हैं इनको हम और बेहतर करेंगे। हमारा जो कमिटमेंट रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो काफी अच्छे रहते हैं, तो इसको हम और बेहतर करेंगे और कॉन्फिडेंस जताया कि 2029 तक जो बायलेटरल ट्रेड है वो 20 बिलियन यूरोज का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे दोनों देश मिलके। फिर साइंस टेक की बात करें तो एक रेयर क्लैथराइट क्रिस्टल का डिस्कवरी हुआ है और यूएस ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था न्यू मैक्सिको में 1945 को 16 जुलाई 95 को, जिसने एक पूरा हिस्ट्री को पूरा चेंज कर दिया था। इस एक्सप्लोजन में बहुत एनर्जी निकली थी जिसकी वजह से स्टील टावर वगैरह सब जो है वो मेल्ट कर गए थे। तो नई नई स्टडी होती रहती है और मतलब जो साइंटिस्ट हैं ये कई सारी यूनिवर्सिटीज के, इन्होंने रिपोर्ट किया कि इन्होंने एक रेयर केज लाइक क्रिस्टल जो है वो इनको मिला है। इसको इन्होंने क्लैथरेट कहा, ठीक है, ये ट्रिनिटाइट में। और इन्होंने कहा कि ये क्वासी क्रिस्टल हैं हैव ऑर्डर्ड बट नॉट रिपीटिंग एटॉमिक पैटर्न्स, जो कि इन लोग सोचते थे कि मतलब किस तरह का हो सकता है। तो इसको ये पूरा इन्वेस्टिगेट करने का काम कर रहे हैं कि अ, अगर एक्सट्रीम कंडीशन है जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट होती है तो किस तरह के जो मटेरियल हैं वो क्रिएट होते हैं, कैसे नई चीजें जो है सिंथेसिस होती है और क्या लेबोरेटरी में इन सारी चीजों को जो है वो हम डेवलप करते कर सकते हैं। तो ये है, तो हमारे एग्जाम के लिए जैसे हमें पता होना चाहिए कि कैसे ये क्या है, ये क्लैथरेट क्या है। ठीक है, तो ये काफी एक इसमें इंटरेस्ट आ रहा है साइंटिस्ट लोगों का जो मटेरियल साइंस और केमिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं। उनका कहना है कि ये काफी इसके वाइडर एप्लीकेशंस हो सकते हैं गैस स्टोरेज में, थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस में, सुपर कंडक्टिविटी में। तो
इसका अगर हम बेहतर तरीके से इसके बारे में सारी चीजें जान लेंगे तो आगे इसको यूटिलाइज और कर सकेंगे। ठीक है, तो ये है, नहीं है। साइंस में ही एक और न्यूज़ है, इसमें साइंटिस्ट जो हैं वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि जो सोलर कोरोना होता है, उसमें कैसे जो है टर्बुलेंस वगैरह होता है, हिडन टर्बुलेंस को खोजने का काम ये लोग कर रहे हैं। कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना जो है ये इसमें मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली जो है वो सन की तरफ से जो है वो निकलते रहते हैं, प्रोपोगेट करते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक वेव्स के फॉर्म में। इनको जो है ये किंक वेव्स भी कहा जाता है। जैसे हमारे एग्जाम में जैसे किंक वेव्स या एल्फेनिक वेव्स ये किससे रिलेटेड है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस पे स्टडी कर रहे हैं। और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज है, ये है सिचुएटेड नैनीताल में, और इसके साथ आईआईटी दिल्ली है। तो ये लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि कैसे जो है ये जो वेव्स हैं कैसे जो है वो चलती हैं। इनका पूरा एक 3 डायमेंशनल एक मॉडल जो है वो तैयार करके इन लोगों ने इस पे पूरा स्टडी किया है। और मतलब कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो सोलर सिस्टम है उसको पूरा, जो सन का जो सिस्टम है उसको समझा जा सके कि जो सोलर का जो करोना होता है ये क्या होता है, आउटर एटमॉस्फेयर होता है जो कि काफी मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक स्पेस में फैला रहता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1 मिलियन केल्विन के लगभग होता है। ठीक है। और जो विजिबल सरफेस है ये सिर्फ जो है वो 5500 सेंटीग्रेड का होता है। तो क्या कैसे ये दोनों में जो है वो शिफ्ट होता है, कैसे इतनी वार्मिंग हो जाती है इसमें, इसी पे ये पूरा रिसर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए ये लोग जो है वो टेलीस्कोप वगैरह से जो है वो स्टडी करते हैं, जो रेज होती हैं उनको पूरा डिटेक्ट करते हैं, फिर फर्दर उस पे कंप्यूटेशनल स्टडीज करते हैं कि ताकि और इंफॉर्मेशन जो है वो पता लग सके। तो एमएचडी वेव्स या एल्फेनिक वेव्स, किंक वेव्स, ये किससे रिलेटेड है, ये सन के कोरोना से रिलेटेड है। तो जैसे एग्जामिनेशन में जो साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं पूरा उस तरह से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ जैसे वेव्स के नाम पूछ सकते हैं। ठीक है। या जैसे टेलीस्कोप का नाम है ये पूछा जा सकता है, जैसे कि डैनियल के एक इनोइयो सोलर टेलीस्कोप ये कहाँ लोकेटेड है, ये एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि हवाई में है, यूएस में है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से पूरा ये स्पेस का स्टडी जो है वो ऐसे ही किया जाता है, ऑब्जर्व करके कोशिश किया जाता है कि और पता लगाया जा सके। फिर आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इंडिया में है, ये नैनीताल में है, तो ये भी इस तरह से पूछे जा सकते हैं इसमें क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये सारा आज का करंट अफेयर्स था, और आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।